सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतने सिंपल वर्ड में समझाऊंगा कि आप कभी भी कोई भी फंक्शन, लॉजिक या एल्गोरिथम अगर देखेंगे तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप इमीडिएटली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे मेन है कि देखिए, आपने जितने भी लेक्चर्स या वीडियोज़ देखे होंगे, मोस्टली आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के टर्म्स में चीज़ें समझाई गई होंगी, ठीक है। पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, देखिए, आप किसी भी बिग प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज में अगर आप काम करेंगे जहाँ पे कॉन्करेंसी वैल्यूज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस चलते होंगे, ठीक है, चाहे साइंटिफिक कैलकुलेशन चलते होंगे या फिर हम मान लीजिए बिग डाटा या डाटा साइंस वगैरह की, एआई वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी सोल्यूशन को भी बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरीके से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए हेल्पफुल होता है, इस चीज़ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैं आपको कर दूंगा कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्ड है ना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके ही इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। एक्चुअल में इसको ये कहना चाहिए था कि जो भी आपके एल्गोरिथम है या जो भी आपका फंक्शंस है, उसका कैलकुलेशन टाइम के पर्सपेक्टिव में कितना होगा, मतलब टाइम कैलकुलेशन एक्चुअली में कह सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उसके एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इसको टाइम कैलकुलेशन कहना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सिमिलर वे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसका मतलब ये है कि कितनी स्पेस लेगा। भाई, आप कोई भी प्रिमिटिव वेरिएबल्स वगैरह तो डेफिनेटली अपने एल्गोरिथम में क्रिएट करेंगे ना, चाहे इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, राइट। तो वो कुछ ना कुछ रैम में स्पेस लेगा, जिसको हमने समझा है अभी तक, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी उसी चीज की है, वो स्पेस कैलकुलेशन है, ठीक है, कि ये कितनी स्पेस लेगा, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेशन फॉर एग्जीक्यूशन, तो फिर टाइम कैलकुलेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग योर functions or methods or your program, that is called time complexity. Similar way, space, how much space will be taken by your algorithm, your function, right, for your program, right, how much space will be taken, so that is called space complexity, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे आप मान लीजिए कि गूगल मैप में आप जैसे किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का वे देखते हैं, राइट। उसमें आपके मे बी 2-3 वेज दिखेंगे, लेकिन आप क्या देखते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम पास से आपका डेस्टिनेशन, आपका सोर्स ए से डेस्टिनेशन ए में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, आप उसी पाथ को हमेशा सेलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका टाइम कैलकुलेशन। जो भी आपकी एल्गोरिथम होगी, उसमें बेस्ट केस भी आ सकते हैं, उसमें एवरेज केस भी आ सकते हैं, उसमें आपके आई मीन बेस्ट केस और वेस्ट केस, एवरेज केस, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी जज करने का तरीका है। अब जैसे किलोमीटर होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ डिस्टेंस जो इंडिया में देखी जाती है, पर फॉरेन कंट्रीज में कुछ जगह माइल्स वगैरह देखे जाते हैं। इसी तरीके से 3 वेज हैं टाइम कैलकुलेशन के, जिसमें बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये 3 वे हैं आपके, मतलब टाइम कैलकुलेशन को दिखाने के तरीके। मोस्टली हर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में बिग ओ को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने वर्स्ट केस जान लिया, ठीक है, कि वर्स्ट केस इसका कितना लग सकता है, और वो आपको एक्सेप्टेड है, तो ऑटोमेटिकली बेस्ट या एवरेज केस तो उससे अच्छा ही होगा, राइट। तो इसलिए हमेशा वर्स्ट केस कैलकुलेशन ही हर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है। आई मीन और अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको कि जो एल्गोरिथम्स बनी है, चाहे सॉर्टिंग एल्गोरिथम या सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है, उसको मैं अभी दिखा के आपको समझाता हूँ कि जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन फॉर्म में दी हुई है, कौन सी बेस्ट होती है, कौन सी एवरेज होती है। तो वर्स्ट केस में भी अगर आपका कुछ ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है जो कि आपके थ्रेशोल्ड या आपके एसएलई वैल्यूज वगैरह से एक्सेप्टेड है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो बेस्ट केस या एवरेज केस के लिए चलेगा एल्गोरिथम, तो उससे ज़्यादा बेहतर ही वो रिजल्ट देगा, ठीक है। सिमिलरली स्पेस के लिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में स्पेस कितनी लेगा, तो देखिए, आज के ज़माने में जब हम मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं, है ना, जिसमें मे बी इंडिया या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, कई जगह आप अपने सर्वर्स के सेटअप करते हैं, राइट। तो कोई भी देखिए ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से उठ के आएगा, आपकी मेमोरी स्पेस लेगा,
ठीक है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे आप, फिर उसको रिजल्ट रेंडर करेंगे या कुछ किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो यूटिलाइज होगा। तो वहाँ पे एक्चुअल में कितनी स्पेस ली जा रही है, राइट, कितना डाटा आप लेके आ रहे हो सकता है कि आप मिलियन बिलियंस वगैरह के कैलकुलेशंस वगैरह कुछ कर रहे हो, रोज वगैरह के वैल्यूज लेके आ रहे हो, क्योंकि आजकल तो डाटा आप देखिए ना कितनी वास्ट मेजॉरिटी से इस समय बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब वो स्पेस कितनी लेगा, ठीक है, वही चीज होती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इन जनरल आप कभी भी कोई बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आप, चाहे मान लीजिए गूगल का इंटरव्यू दे रहे होंगे या फेसबुक का इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले आपको टाइम कैलकुलेशन निकालना है। जब आपका टाइम कैलकुलेशन निकल आएगा, ठीक है, जो भी एक्सेप्टेड है वहां पे वर्स्ट केस वगैरह में आपको दी बेस्ट जो एल्गोरिथम होती है, जो भी उसको डिजाइन करना है, तो आपको सबसे पहले वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पड़ेगा। और जब उसका एडवांस लेवल आपको बताना पड़ेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब पहली प्रेफरेंस क्या होती है, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है और उसके बाद आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आपकी निकल आएगी तो आप देखिएगा जो भी आपको वर्चुअल मशीन डेडिकेट करेगी जिसमें वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा या आप जो भी पीसी या लैपटॉप एग्जीक्यूशन होगा, तो नंबर ऑफ डाटा क्या है, डाटा का साइज क्या है, ठीक है, उस डाटा के साइज के बेसिस पे, कैलकुलेशन के बेसिस पे आप ये देख लीजिए कि जो भी रैम आपको अलॉट हुई है जिसमें ये एग्जीक्यूशन होने वाला है वो सफिशिएंट है या एडिशनल रैम चाहिए होगी या एडिशनल वर्चुअल मशीन का क्रिएशन करना पड़ेगा, आपको रिप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो चीज़ें आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बताएंगे। ठीक है, तो टाइम कैलकुलेशन या स्पेस कैलकुलेशन जो भी आपने फंक्शन या प्रोग्राम्स बनाए हैं उसके लिए आपका किया जाता है। ठीक है, बिग ओ नोटेशन ही हमेशा किया जाता है क्योंकि वर्स्ट केस आपका हमेशा प्रेफर किया जाता है हर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं बहुत सिंपल भाषा में, तो आप हमेशा ये देखिएगा कि जो आपका ओवन होगा, ठीक है, ओवन वो हमेशा आपका दी बेस्ट केस माना जाता है। मतलब कांस्टेंट टाइम हो गया आपका, कोई भी आप कैलकुलेशन अगर वो ओवन आ रहा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए उससे कोई मतलब नहीं, वो एक कांस्टेंट नंबर डिनोट कर रहा है कि मतलब फर्स्ट टाइम में ही उसका ओवन ओ को भी आप चाहे तो समझने के लिए आप रिमूव कर दीजिए, आप खाली यहाँ पे ध्यान दीजिए उसके अंदर नंबर जो लिखा है 1 का मतलब ये हो गया कि उसको एग्जीक्यूशन करने में 1 सेकेंड या 1 मिनट या कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, राइट। लॉग इन को आप हमेशा देखिए समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए 11 नंबर का कुछ बकेट बना हुआ है, तो लॉग एन का टाइम का मतलब होता है उसको हाफ कर देना। ठीक है, तो 11 को 5 में आपने डिवाइड कर दिया, फिर 5 को आपने जो भी 2 में डिवाइड कर दिया, तो लॉग इन का मतलब होता है कि हाफ ऑफ द टाइम एग्जीक्यूशन अगर आप समझें तो वो हाफ ऑफ द टाइम। इसीलिए देखिए जो ओ एन टाइम है, मतलब मान लीजिए एक एरे में आपका एन नंबर ऑफ मतलब 10 साइज का आपने एरे बना हुआ है, तो जो 10th पोजीशन में जाके आपको कुछ अगर कंप्यूटेशन करना है तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप जाके nth 10th पोजीशन पे जाते हैं, तो मतलब 10 आपका सेकंड मान लीजिए हो गया या 10 मिली सेकेंड हो गया, जो भी है 10 OF10 इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप कुछ भी उसमें नंबर हो सकता है, आपको समझने के लिए खाली वो चीज़ बनाई गई है, तो वो nth नंबर पे जाके एग्जीक्यूशन हो रहा है। और लॉग एन देखिए उसके ऊपर है, जो मैंने आपको बताया इसलिए ऊपर है क्योंकि वो हाफ ऑफ द टाइम हो गया, एक तरीके से आप इसको n/2 टाइम समझा करिए, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आप देखिए तो वो एक्चुअली में n स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब n स्क्वायर टाइम, तो वो n से ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कि वो क्या होता है। तो अब देखिए अगर कोई भी एल्गोरिथम अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था कि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हम लोग हमेशा देखते हैं इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर O1 या O log n आ रही है तो इसका मतलब आपकी एल्गोरिथम अच्छी है। ठीक है, मतलब आपको उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो भी रिजल्ट और वो जो आपका वर्स्ट सिनारियो होगा उसमें अगर आपका लॉग इन या ओवन आ रहा है, मान लीजिए नंबर ऑफ साइज बहुत ज़्यादा है डाटा का, उसमें भी कंपटीशन होने के बावजूद भी लॉग इन या ओवन टाइम आ रहा है, तो मतलब आपकी एल्गोरिथम बहुत अच्छी रिफाइन हो चुकी है। लेकिन अगर उसका टाइम आ रहा है O(n) स्क्वायर, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा आपने जो 10 नंबर का भी कैलकुलेशन करना है, 10 जो आपके नंबर्स आपके दिए गए थे वो भी 100 टाइम्स ले जाएंगे, है ना, कैलकुलेशन के, तो वो वर्स्ट है, मतलब उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होने के चांसेस हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे सर्चिंग और सॉर्टिंग के जो एल्गोरिथम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप मोस्टली देखिएगा कि O1 वगैरह आ रहा है, लेकिन अगर वर्स्ट टाइम में भी उसका O1 आ रहा है तो वो प्रिफर्ड हो जाती है हमारी एल्गोरिथम सेलेक्ट करने के लिए कि हम इस वे के थ्रू ही अपनी कोई भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो जैसे लीनियर सर्च में अगर वर्स्ट केस का एल्गोरिथम O1 आ रहा है तो मतलब लीनियर सर्च हम यहाँ प्रेफर करेंगे। ठीक है,
अगर आपका ओ एन आ रहा है यहाँ पे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, तो मतलब है कि जितने नंबर ऑफ काउंट उसके बढ़ते चले जाएंगे उस लीनियर सर्च में उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें को सेलेक्ट करते हैं एल्गोरिथम, या आपकी क्या कहते हैं कोई भी एल्गोरिथम हो। तो आपकी अगर खुद की एल्गोरिथम, कस्टम एल्गोरिथम अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ आप कैसे निकालेंगे इस टाइम को? इसके लिए कोई बहुत लंबा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आप फंक्शन देखते ही तुरंत के तुरंत आप समझा देंगे कि हाँ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो मैंने 3-4 के एग्जांपल खाली लिए, तो O1 log n n n स्क्वायर, मोस्टली जो ये है ज़्यादातर एल्गोरिथम में यही कंप्यूटेशन आता है। पर अगर आपको फिर भी बेस्ट टू वर्स्ट में देखना है तो देखिए ये इसकी हायरार्की होती है, O1 O log n O n n log n, n में मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, log n में तो n/2 से है। ठीक है, O n स्क्वायर, n क्यूब, 2 टू पावर n, n फैक्टोरियल, ये और ज़्यादा वर्स्ट केस होते चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा बेस्ट टू वर्स्ट केस क्या होता है। अगर आपका कोई भी वर्स्ट केस एल्गोरिथम में ये कंप्यूटेशन आ रहा है जो ऊपर आ रहा है, तो उसको और ज़्यादा फर्दर हमें इम्प्रूव करके नीचे के लेवल तक आते चले जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। अब हम समझेंगे कि हम कैसे इसकी जो टाइम कंप्यूटेशन है बिग ओ नोटेशन में हम निकाले। तो देखिए अपने वही एग्जांपल में चलते हैं जो हम लोगों ने अभी पिछले में देखिए कंट्रोल्स को समझा था, जावा एल्गोरिथम, जो भी हम लोग ने जावा का अभी ट्यूटोरियल कंप्लीट किया था। तो देखिए जो भी आपका कंप्यूटेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, आपके लूपिंग स्टेटमेंट हैं, यही आज सबसे ज़्यादा डिफाइन करते हैं कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है वो बेस्ट है कि वर्स्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर लूप लगा रहे हैं, वाइल डू वाइल लूप लगा रहे हैं आप, है ना, कोई कंडीशन लगा रहे हैं आप। ठीक है, तो वो वही डिफाइन, वो मस्ट होगा आपकी किसी न किसी सोल्यूशन में। ठीक है, वही डिफाइन करता है कि आपकी जो भी एग्जीक्यूशन है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या उसका टाइम कैलकुलेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं इफ एल्स कंडीशन की बात करूँ, देखिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इफ एल्स कंडीशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो वही एक एग्जीक्यूशन होगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल एग्जीक्यूशन होने वाले हैं। यहाँ पे अगर मल्टीपल भी एग्जीक्यूशन हो जाए तो वो एक बार ही होने हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O1। एकदम सिंपल आंसर है इसका। तो कभी भी इफ एल्स कंडीशन अगर आ जाती है, स्विच केस आपकी कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके हमेशा ही जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O1 होगी। बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वाइल लूप की बात करता हूँ, फॉर लूप की बात करता हूँ, फॉर ईच लूप की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे अगर एक बार में एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब आपने जो फॉर लूप लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही फॉर लूप है वहां पे, तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए फॉर लूप चलने वाला है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 1 to 10, ठीक है, 10 नंबर तक चलने वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया उसका O10 या ON, यहाँ पे n क्या हो गया आपका 10, तो O10 इसकी एक्चुअली में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब 10 टाइम्स ही चलेगा, राइट। ठीक है, एकदम सिंपल है, तो आपने देख के बता दिया। लेकिन अगर ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आ जाता है या दो फॉर लूप हो जाते हैं, तो क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो फॉर लूप हो जाते हैं, तो ये 10 टाइम चलेगा और अगला जो है वो भी 10 टाइम चलेगा, तो 10 + 10 20 हो गया, तो O(20) हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो वहां पे देखिए अगर नंबर्स में बात करें तो आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में O(n) लिखा होगा, तो आप 20 को इग्नोर करके n मान लीजिए, तो O(n) यहाँ पे भी आपकी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर अंदर के अंदर फॉर लूप होता, मतलब हर 1 नंबर के लिए अंदर वाला लूप भी 10 टाइम चलता, तो वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा n × n, मतलब 10 × 10 100 हुआ, तो n × n n स्क्वायर, तो O(n)² आपका वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बहुत सिंपल है, देखिए आप समझते चले जा रहे हैं यहाँ पे कि देखते ही आपको तुरंत के तुरंत आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से डू वाइल लूप है, कितने टाइम चल रहा है, तो O उतने टाइम, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। बहुत सिंपल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना। ठीक है, इसको अननेसेसरी बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने काफी टफ एग्जाम्पल्स थोड़े से लिए हुए जिनको देख के भी आप अपने आप आंसर बताने लग जाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या हुआ है कि ये जो फू मेथड है जिसमें एरे ऑफ आपका पास हुआ, एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो कोई भी सम मान लीजिए 0 हो गया, प्रोडक्ट = 1 हो गया, उसके बाद एक फॉर लूप है, फॉर लूप कितनी देर तक चलना है, एरे ऑफ जो भी लेंथ है उतने तक चलेगा। ठीक है, उसी बाद नीचे एक फॉर लूप और है, वो भी कितनी देर चलना है, एरे ऑफ लेंथ तक चलना है, तो O ऑफ एरे ऑफ लेंथ हो गया आपका। एरे ऑफ लेंथ को आप n कह सकते हैं, तो एरे ऑफ लेंथ जो भी नंबर होगा उतनी टाइम्स आपका ये एग्जीक्यूशन आपका मान लेंगे या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। एकदम सिंपल है। ठीक है,
अब अगर दूसरे एग्जाम्पल के लिए तो फॉर के अंदर फॉर लूप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 के लिए मान लीजिए ये 10 टाइम चलेगा, फिर 1 के लिए 10 टाइम चलेगा, 2 के लिए 10 टाइम चलेगा, तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब अलग अलग फॉर लूप है तो एडिशन हुआ, तो ओ ऑफ एरे डॉट लेंथ प्लस एरे डॉट लेंथ, अगर टू इन तो मतलब 2 एरे डॉट लेंथ हो गया, तो वहां पे जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो ओ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है, तो आप सीधे सिंपल देख के आंसर बता देंगे ओ ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे एन क्या हो गया आपका एरे डॉट लेंथ, सिंपल एकदम आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले ही दो एरे हैं, एरे ए अलग है, एरे बी अलग है। ठीक है, तो एरे ए की जो लेंथ है वो इनटू एरे बी की जो लेंथ है वो आपका कंप्यूटेशन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एकदम सिंपल है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना, दो फॉर लूप है। इफ कंडीशन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इफ कंडीशन स्विच केस कंडीशन कभी भी होंगे वो ओवन होगी, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो जो यहाँ पे क्या होगा ओ एरे ए डॉट एरे डॉट बी इंटू वन भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इफ कंडीशन एक बार एग्जीक्यूशन हो तो वन को हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो ओ ऑफ ए बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी को मैंने जैसे आपको यहाँ पे बता ही दिया था, ए इंटू बी अगर अलग अलग एरे की जो भी लेंथ साइज है तो वो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी आपका मेथड होगा आप उसको देखते ही तुरंत के तुरंत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसकी क्या कहते हैं लॉग एन की। ठीक है, तो लॉग एन क्यों मैं बोल रहा था आपको कि वो डिवाइडेड बाई 2 आप कंसिडर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2 टू द पावर, जैसे अगर आपने मैथ आपका बैकग्राउंड इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, तो 2 टू द पावर 4 इजिकल टू 16 है, जो कि एक्चुअल में कहा जाएगा log 16 इजिकल टू 4। ठीक है, तो मतलब 16 को अगर मेरे को डिवाइड करते हुए चलते चले जाना है तो 4 टाइम मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा जब नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो 1 आने के पहले आपने कितनी बार उसका डिवाइड किया, 4 टाइम डिवाइड किया, यही लॉग एन होता है। ठीक है, तो जितने नंबर्स हैं उसके बेसिस पे हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने टाइम हमें डिवाइड करते हुए रिजल्ट को लेके आना है। ठीक है, तो ये आपका लॉग इन हो गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जो हमारा बाइनरी एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो बाइनरी ट्री है यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल जो भी ब्रांचेस हैं, मल्टीपल जो डेप्थ है, उतने ओ ऑफ ब्रांचेस इनटू डेप्थ यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा अगर वो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको किसी F1 तक जाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके जो भी नोड्स हैं वो नोड्स भी 2 में डिवाइड होते चले जा रहे हैं, इसीलिए 2 टू द पावर में आ रहे हैं, जो कि लॉग एन को रिजल्ट करेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं रिकर्सिव कॉल्स की बात करूँ तो वो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उनका एग्जीक्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उसका एग्जीक्यूशन होना है, सिंपली वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिवाइड करने की बात करूँ कि डिवाइड करते हुए उसके रिजल्ट में लेके जाना है, तो वहां पे ओ लॉग ऑफ एन आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैंने बात करी थी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे जितने भी आप प्रिमिटिव वेरिएबल्स निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर n है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ इंटीजर आप बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी स्पेस कितनी हो गई, ओ एन। एन मतलब जो भी आप ले सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी होगा, कितने नंबर ऑफ स्पेस उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एकदम सिंपल यही है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको कुछ करनी ही नहीं है किसी भी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जो भी अगर मैंने आपको जैसे बताया है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है आपकी, या फिर आपकी लूपिंग कंडीशन है, ठीक है, ब्रेक कंडीशन है, कंटिन्यू कंडीशन, रिटर्न कंडीशन है, वहाँ एकदम सिंपली आपको ये देखना है लूपिंग वगैरह में कितनी बार लूप हो रहा है। अगर एक के अंदर एक लूपिंग है तो मल्टीप्लाई कर देना, अलग अलग लूपिंग है तो प्लस कर देना, तो भी उसको कंसीडर करना है कि वो एक ही लूप है। बस सिंपल एकदम इसी तरीके से सारे आपके एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, कभी भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ एज एन बोनस, आप समझ सकते हैं हाइपर लॉग लॉग एल्गोरिथम। एक्चुअली हाइपर लॉग लॉग एल्गोरिथम जो कि लॉग लॉग एल्गोरिथम की एक्सटेंशन है। देखिए ये यूसेज इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आजकल हम लोग कहते हैं जैसे रेडिस डीबी वगैरह आजकल यूज होता है, जो 1000 टाइम फास्टर चल रहा है। ठीक है, एसक्यूएल के अगर डिस्टिंक्ट काउंट अभी आपको निकालने हैं, तो कभी भी आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि जिसमें आपको यूनिकनेस निकालनी है, यूनिक जैसे एक बहुत आजकल आप हर जगह कॉमनली देखते होंगे, कोई भी वेबसाइट अगर कोई मल्टीपल टाइम्स भी एक्सेस करता है तो यूनिक यूजर्स अगर आपको निकालने हैं, ठीक है, अगर मैं यूट्यूब के काउंट जो व्यूज के होते हैं उसके यूनिक काउंट अगर मेरे को निकालने हैं, ठीक है, वहाँ हर जगह हाइपर लॉग लॉग एल्गोरिथम यूज होती है। ठीक है, तो ये आपको कई बार इंटरव्यूज वगैरह में, फार्म कंपनीज वगैरह में पूछा जाता है कि कौन सी एल्गोरिथम है जो काफ़ी एफिशिएंट वे में आपको आंसर देती है। अगर आपको यूनिकनेस निकालनी है किसी चीज़ की, चाहे वो आपके व्यूज़ की यूनिकनेस हो गई, चाहे आपके यूनिक यूजर्स की यूनिकनेस हो गई, तो हाइपर लॉग लॉग एल्गोरिथम होती है जो कि देखिए इस तरीके से काम करती है, जो कि हैश ऑफ 64 बिट रिप्रेजेंटेशन वगैरह लेती है, बकेट लेती है। ठीक है, मतलब लॉग लॉग को जो ऑलरेडी बना हुआ था पहले पोर्शन, उसी तरीके से लेती है। जैसे इस एग्जाम्पल को लेते हैं, देखिए एक अगर मैं
यहाँ पर लॉग लॉग में मुझे यूनिकनेस निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल सा सेट, अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 4 डाटा निकाला हुआ है, तो पहले वाले में कितने यूनिक डाटा हो गए आपके 3, दूसरे वाले में यूनिक डाटा कितने हो गए 4। तो ये क्या करेगा, कार्डिनलिटी निकालेगा इसकी अपॉन डिस्टिंक्ट काउंट कर देगा, जो कि निकल के आएगा आपका 6। ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ा जब डाटा होता है तो वहाँ पे ये देखिए बहुत हेल्पफुल होता है। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा आपको मतलब समझाने के लिए या थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डालने के लिए मैं बता रहा था कि अगर आज के ज़माने में कई ऐसे सोल्यूशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजूर या फेसबुक या गूगल क्लाउड या रेडिस, इन सब लोगों को अपना एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट करना है किसी यूनिक चीज़ों को निकालने के लिए, डिस्टिंक्ट फीचर्स को निकालने के लिए, वो हर जगह हाइपर लॉग लॉग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को इसका आंसर पता नहीं होता है और वो अपनी नॉर्मल सर्च या सॉर्टिंग एल्गोरिथम वगैरह को ही सोचते हैं कि उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू वो चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको अलग से बताया। तो आई होप कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई बहुत ज़्यादा देखिए कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अब आप जब भी कोई मेथड देखेंगे उसको देखते ही आप अपना सारा सोल्यूशन खुद ब खुद बता देंगे और हमेशा उसका आंसर भी सही होगा आपका। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।